हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। पिछली क्लास में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की बात हो चुकी है, किस प्रकार जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और किस प्रकार इलेक्ट्रॉन कैथोड किरणें कहलाया, वो सारा फिनोमेना हम इससे पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा स्टूडेंट्स वो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, यानी कि कैसे प्रोटॉन की खोज की। तो इस सर्किट में आने से पहले हम कुछ चर्चा कर लेते हैं प्रोटॉन को लेकर। तो देखो, सबसे पहले प्रोटॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज, तो प्रोटॉन की खोज करने वाला वैज्ञानिक था गोल्डस्टीन। किसने की? गोल्डस्टीन। प्रोटॉन पर चार्ज कैसा होता है? आप कहोगे सर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। प्रोटॉन पर कितना पॉजिटिव चार्ज होता है? ये प्लस तो है, लेकिन कितना? तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज सेम है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन इतना ही इलेक्ट्रॉन पर, इतना ही प्रोटॉन पर, इतना माइनस था इलेक्ट्रॉन पर और इतना प्लस है इसके ऊपर प्रोटॉन पर। तो ये संख्या किसमें आ जाएगी? प्लस में। प्रोटॉन का मास कितना होता है, यानी कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो 1.67 × 10⁻⁻27 kg। देखो, प्रोटॉन की खोज करने वाला जो वैज्ञानिक था गोल्डस्टीन। प्रोटॉन पर चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है? कितना होता है? प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? मास होता है। क्या इलेक्ट्रॉन का मास होता है? अब देखो, ये तो जानकारी हो चुकी है प्रोटॉन की। अब रही बात कि गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज कैसे की। तो गोल्डस्टीन इससे पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ चुके थे, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को समझ चुके थे। तो उसने वही सारे एक्सपेरिमेंट, वही सारे आंकड़े, वही सारे डेटा आज वापस दोहराए जो किसने दोहराए थे? गोल्डस्टीन ने। तो देखते हैं इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कैसे उन्हें प्रोटॉन की खोज हुई। सुनो ध्यान से, सर्किट वही तैयार करना है जो जे थॉमसन ने किया था। ये देखो, यही बेलनाकार विद्युत विसर्जन नलिका, बेलनाकार विद्युत विसर्जन नलिका, और इस नलिका के दोनों किनारों पर, इधर भी और इधर भी, दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, एक एनोड और एक कैथोड। एनोड इसलिए क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, कैथोड इसलिए क्योंकि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। हाँ, पहले वाले प्रोसेस की बात करें जे थॉमसन, तो वहां पर तो उसने क्या किया था? इस विसर्जन नलिका की पूरी वायु बाहर निकाल दी थी, लेकिन गोल्डस्टीन ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इसके अंदर निम्न वायुता कुछ वायु रखी है, कुछ गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन इसके अंदर छोड़ी है, यानी कि लो एयर प्रेशर। इसमें गैस तो है लेकिन बहुत कम मात्रा में। यहाँ पर निर्वात पंप लगाया हुआ है जिससे यहाँ की गैस बाहर खींची गोल्डस्टीन ने, लेकिन कुछ गैस अंदर छोड़ दी। स्पेशल बात का ध्यान रखना, इसमें कुछ गैस मौजूद है, तभी तो इसके अंदर प्रेशर कैसा बना हुआ है? निम्न। लेकिन गोल्डस्टीन ने एक और चेंजेस किया इसके अंदर, और वो चेंजेस आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। ये मतलब छिद्रित कैथोड, परफोर्ड कैथोड। उन्होंने क्या किया? इस कैथोड की मेटल की प्लेट के अंदर कुछ छिद्र निकाल दिए। ये देखो, ये होल हो रहा है, दूसरा होल, ये तीसरा होल, चौथा होल। तो उन्होंने कैथोड की प्लेट में होल क्यों किए, ये भी समझ में आ जाएगा, बस रेगुलर बने रहो आप। अब सुनना ध्यान से, अगर इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएं, आगे कैसे बढ़ाएं? जैसे स्विच ऑन करोगे, बैटरी से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट, बैटरी से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट, ठीक है। आप ये जानते हो विद्युत धारा प्लस से माइनस की तरफ जाती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस जाते हैं। ध्यान रखना, विद्युत प्लस से माइनस जाती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी के अनुसार इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस से प्लस की तरफ। और ये बात आप अपने माइंड में सेट कर लो कि करंट हमेशा माइनस से प्लस आता है, वो हम मानकर चलते हैं चिन्ह परिपाटी के अनुसार कि प्लस से माइनस। करंट क्या है? इलेक्ट्रॉन ही करंट है, और इलेक्ट्रॉन ही तो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन तो माइनस निकल रहा है। यहाँ से देखो, ये इलेक्ट्रॉन निकल गए, आगे इलेक्ट्रॉन, या आगे इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए किसके ऊपर? आकर कैथोड की प्लेट के ऊपर। फिर इलेक्ट्रॉन आए, फिर इलेक्ट्रॉन आए, फिर इलेक्ट्रॉन आए, और धीरे 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 इस प्लेट के ऊपर प्रेशर बढ़ता गया। इधर से गोल्डस्टीन वोल्ट का बढ़ाता गया, हाई वोल्टेज कर दिया,
बम्बार्ड चालू हुई इसकी इलेक्ट्रॉन, बैक टू बैक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आते गए। अब जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जमा हो गए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जमा हो गए, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलने लगे। ये इलेक्ट्रॉन गया, ये इलेक्ट्रॉन गया, ये इलेक्ट्रॉन गया। अब आपने पहले वाले केस में पढ़ा था किसमें, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले थे और इस कैथोड की प्लेट के पीछे यहाँ पर एक आपको हरे रंग की प्रतिदीप्ति मिली थी, हरे रंग की चिंगारी एनोड की प्लेट के पीछे मिली थी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाकर टकरा रहे थे और यहाँ पर एक हरे रंग की प्रतिदीप्ति मिल रही थी। ठीक है, ये प्रोसेस था। अब आप आओ, इस विद्युत विसर्जन नलिका में गैस है कि नहीं है ना, गैस इसमें मान लो इसके अंदर ऑक्सीजन गैस है, इनमें ऑक्सीजन गैस है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के एटम से टकराएंगे, ये मान लो इससे टकरा गया, ये मान लो इससे टकरा गया, ये मान लो इससे टकरा गया, जैसे मान लो ये ऑक्सीजन, जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पार्टिकल से टकराएंगे तो ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। यहाँ से देखो इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, और ये इलेक्ट्रॉन भी इस एनोड की प्लेट के पीछे जाकर चमकेंगे हरे रंग के साथ। वो तो ये वाला प्रोसेस हो गया। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की क्या, कि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस गैस के कण से टकराएंगे, इस गैस के अणु से या इस गैस के परमाणु से टकराएंगे, तो इलेक्ट्रॉन निकल जाने से इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ये सारी गैस कैसे हो चुकी है, प्लस। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन तो जा चुके हैं यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन तो सारे इधर जा चुके हैं, और यहाँ पर गैस का क्या हो चुका है, आयनन। मतलब गैस, जो भी गैस इसके अंदर भरी थी, मैं ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहा, इसमें आप कुछ भी ले सकते हो, हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, पोटेशियम, जो भी मैटर आप इसके अंदर लेना चाहो, लेकिन वो आयोनाइज हो जाएगा, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, क्योंकि प्रेशर तो लगाया था यहाँ से। जैसे ही यहाँ पर टक्कर मारेगा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने पर क्या आता है, प्लस। अब ये प्लस वाला अट्रैक्ट होगा, प्लस वाला, ये एनोड तो पॉजिटिव चार्ज है, तो इधर तो जा ही नहीं सकता, इधर तो जा ही नहीं सकता। प्लस वाला, ये जो कैथोड है, ये कैसा होता है, नेगेटिव, क्योंकि ये बैटरी के रिंग टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो ये जो गैसों का आयनन हुआ है, ये जो गैस के परमाणु प्लस में चेंज हुए हैं विद आयोनाइजेशन, आयनन के साथ, तो ये गैस के कण इस तरफ आएंगे, क्योंकि ये प्लस है, और प्लस कौन सी प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, माइनस की तरफ। तो ये सारे O पॉजिटिव, ये O पॉजिटिव, O पॉजिटिव, ये सारे कैथोड की प्लेट पर आएंगे, और इस छिद्र में से निकल जाएंगे। देखो, आप यहाँ से एक क्वेश्चन और उठा सकते हो, अगर हम फेस टू फेस होते तो आप डेफिनेटली पूछते कि सर इस कैथोड में छिद्र क्यों किए। कैथोड का काम बिना परफोर्ड भी तो किए चल सकता था, इस कैथोड में होल क्यों किए। देखो, कैथोड में छिद्र किए गए थे कई एक्सपेरिमेंट करने के बाद। जब स्टार्टिंग में गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज करने की सोच ली थी ना, उस समय उन्होंने कैथोड की प्लेट में होल नहीं किए थे, उन्होंने ये प्रोसेस अपनाया, ये प्लस वाले इधर आए, लेकिन ये प्लस वाले इस कैथोड की प्लेट पर चिपक जाते थे आके। ये गैस आई और इसके ऊपर आकर चिपक गई, गैस आई इसके ऊपर आकर चिपक गई, और रिजल्ट ही नहीं मिल पाता था, रिजल्ट बिल्कुल जीरो। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इस प्लेट में क्या कर दिया जाए, छिद्र कर दिया जाए। अब ये प्लस वाली जो गैस है, ये आयोनाइज्ड जो गैसेज है, जो पॉजिटिव चार्ज लेकर आ रही है, जब वो इस छिद्र में से निकलेगी, यहाँ से निकली O+, यहाँ से, तो वो यहाँ पर चमकेगी एक लाल रंग की प्रतिदीप्ति के साथ, एक लाल रंग की प्रतिदीप्ति के साथ। तब उन्होंने डिसाइड किया कि एनोड से कैथोड की तरफ आने वाली जो गैसियस स्टेट में जो एटम है और जो पॉजिटिव चार्ज बन के आ रहे हैं, ये वाले, तब उन्होंने उनको क्या नाम दिया था, प्रोटॉन। और ये भी सुन लो कि प्रोटॉन नाम क्यों दिया था, सुनना ध्यान से। मान लो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया हाइड्रोजन गैस को लेकर, जैसे ही हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन टकराए, एक इलेक्ट्रॉन निकला और हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ गया, प्लस। अब ऑक्सीजन की जगह क्या हो चुकी है, हाइड्रोजन, H+, ये भी H+, ये भी H+, ये भी H+। तो हाइड्रोजन के पास एक ही प्रोटॉन होता है, हाइड्रोजन के पास एक ही प्रोटॉन है। और ये भी ध्यान रखना, हाइड्रोजन सबसे
हल्का तत्व है, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। तो H प्लस बनने का मतलब है हाइड्रोजन से जो H प्लस बनाया वो सबसे पहले बनाया गया था, वो सबसे पहले बनाया गया था प्रो। और प्रो का मतलब होता है प्रथम, प्रो का मतलब प्रथम, और प्रथम जो प्रयोग हुआ था किसके ऊपर हुआ था? हाइड्रोजन के ऊपर। तो इसको नाम निकाल दिया प्रोटॉन। जो सबसे पहले जो गैस पॉजिटिव चार्ज लेकर आयोनाइज्ड हुई थी वो थी हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन कैथोड किरणों से, कैथोड के छिद्रों से निकली, यहाँ पर चमकी। इसका मतलब सबसे पहले ही आई थी। तो सबसे पहले एक शब्द जोड़ दिया प्रो, प्रो का मतलब फर्स्ट, और टॉन लगा दिया लास्ट में, और इन पॉजिटिव चार्ज को क्या बोल दिया? प्रोटॉन। लेकिन ध्यान रखना, इससे पहले वाले प्रोसेस की बात करें तो वो थी एनोड किरणें, वो थी कैथोड किरणें। तो उनको तुम कैथोड किरणें बोल सकते हैं क्योंकि वो तो कैथोड से निकल रही थी। इलेक्ट्रॉन तो किससे निकलते हैं? कैथोड से। लेकिन आप यहाँ पर दिमाग लगाओ, ये जो प्लस वाला जो प्रोटॉन आ रहा है, ये जो प्लस वाला जो प्रोटॉन आ रहा है, ये क्या एनोड से आ रहा है? एनोड से नहीं आ रहा, ये एनोड से नहीं आ रहा। फिर भी हम इनको क्या बोलते हैं? एनोड किरणें। इस प्रोटॉन को क्या बोलते हैं? एनोड किरणें, जो कि गलत है। ये गलत है हमारी नज़र में, लेकिन ये सब मान के चलते हैं एनोड की तरफ से आ रहा, तो इनको क्या बोल दिया? एनोड किरणें। जबकि इनको एनोड किरणें नहीं कहेंगे, इनका ओरिजिनल नाम तो होता है कैनाल किरणें। क्या बोलते हैं इनको? कैनाल किरणें। और क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो छिद्र है ना, कैनाल, कैनाल मतलब एक गुफा, एक छिद्र, एक नली, कैनाल। तो इस कैनाल में से ये पॉजिटिव चार्ज निकल रहा है, इनको क्या बोला? कैनाल किरणें। लेकिन हम क्या बोलते हैं इनको? एनोड किरणें। जबकि ये एनोड की तरफ से भी नहीं आ रही। बताओ, पॉजिटिव चार्ज एनोड से आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, फिर भी क्या बोलते हैं? एनोड किरणें। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एनोड की तरफ से आ रहा है, एनोड की साइड से आ रहा है। बाकी इनका ओरिजिनल मीनिंग तो क्या होता है? कैनाल किरणें। तो इस प्रकार गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की, और बाद में ये प्रोटॉन क्या कहलाया? एनोड किरणें। क्या कहलाया? एनोड किरणें। अब हमें एक बात और पढ़नी है, जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए पढ़ा था हमने कैथोड किरणों के गुण, ठीक उसी प्रकार हमें क्या पढ़ना है? एनोड किरणों के गुण। अब हम पढ़ लेते हैं एनोड किरणों के गुण। देखो, कैथोड किरणों की तरह ही है, सीधी रेखा में गमन करती है। सीधी रेखा में गमन करती है। ये तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये आ रही है ना इस तरफ, ये वाली, ये है एनोड किरण। ये जो निकल रही है H प्लस इस तरफ आ रही है, ऐसे बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में आ रही है, एक सीधी रेखा में गमन करती है। नंबर 2, एनोड किरणों पर चार्ज कैसा होता है? एनोड किरणों पर पॉजिटिव चार्ज, प्लस दिख रहा है ना, एनोड किरणों पर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। नंबर 3, एनोड किरणें द्रव्य की बनी होती है। पूरी दुनिया किससे बनी हुई है? द्रव्य। ये कहाँ से बची? नंबर 4, एनोड किरणें विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों से प्रभावित होती है। मतलब अगर आपने कोई सर्किट बना रखा है, ठीक है, तो जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट तैयार होता है वो मैग्नेट की तरह काम करने लग जाता है। अगर उसके पास से आप एनोड किरणें गुजारते हो तो उन पर फर्क पड़ेगा, वो या तो अट्रैक्ट होगी या फिर रिपल्सन होगा, या तो अट्रैक्शन या फिर उनमें रिपल्सन होगा, या तो पास आने की कोशिश करेगी, लेकिन फ़र्क जरूर पड़ेगा उन पर, वो अफेक्टिव जरूर होगी। ठीक है, एनोड किरणें विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र से क्या होती है? प्रभावित होती है। नंबर 5, ठीक है,
नंबर 5 आप क्या बताओगे? नंबर 5 आप ये बताओगे कि एनोड किरणों के लिए E/N आवेश बटा द्रव्यमान विसर्जन नलिका में भरी हुई गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। गैस की प्रकृति पर निर्भर है। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसे? सुनो, आप फ्लैशबैक में जाओ, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन में हमने पढ़ा था कि कैथोड किरणों पर E/M आवेश बटा द्रव्यमान बिल्कुल समान होता है, क्योंकि सारी किरणें इलेक्ट्रॉन थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या लिखा? एनोड किरणों के लिए E/M गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोटॉन बन रहा है वो तो गैस से बन रहा है। जरूरी थोड़ी इसमें हाइड्रोजन भरी हो, इसमें तो ऑक्सीजन भी हो सकती है, इसमें तो हीलियम भी हो सकता है, इसमें तो सोडियम भी हो सकता है, इसमें तो पोटेशियम भी हो सकता है। तो क्या हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, हीलियम, पोटेशियम ये सारे आपस में भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों में समान है? नहीं है। नहीं है तो इनका चार्ज भी समान नहीं है। चार्ज समान नहीं है तो इनका मास भी समान नहीं है। इनका मास भी समान नहीं है। तो ध्यान रखना, आवेश बटा द्रव्यमान इस विसर्जन नलिका में कौन सी गैस भरी हुई है उस पर निर्भर करता है। चार्ज तो फिर भी सेम सा रहेगा। मैं क्या बोला? E/M यानी कि आवेश बटा द्रव्यमान। आवेश बटा आवेश तो फिर भी हम सेम मान सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन द्रव्यमान तो अलग अलग है। हाइड्रोजन का द्रव्यमान पोटेशियम से अलग है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान सोडियम से अलग है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान ऑक्सीजन से अलग है। तो वो गैस की प्रकृति पर निर्भर करेगा द्रव्यमान। समझ में आ रही बात? और जिसका द्रव्यमान सबसे कम होगा, जिसका द्रव्यमान सबसे कम होगा उसका E/M भी क्या होता है? अधिक होता है। अगर मास कम है ना तो उस पर चार्ज अधिक है। ध्यान रखना, जिसका द्रव्यमान कम होगा उस पर चार्ज अधिक होगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो एनोड किरणें हैं उन पर E/M समान होता है। नहीं नहीं नहीं, वो निर्भर करता है कि इसमें कौन सी गैस भरी हुई है। जबकि यहाँ से पहले इलेक्ट्रॉन निकले थे इधर। अगर हम बात करें कैथोड किरणों की, इलेक्ट्रॉन पर E/M क्या होता है? समान, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन एक जैसे हैं। वो कौन सी गैस की प्रकृति पर निर्भर करते? उनको गैस से मतलब ही नहीं था। लेकिन प्रोटॉन तो किससे रिलेटेड है? इन गैसों से रिलेटेड है, इसीलिए E/M इस पर निर्भर नहीं है। वो निर्भर है किससे? गैस की प्रकृति पर। ओके, वापस देखो, एनोड किरणें सीधी सरल रेखा में गति करती है। एनोड किरणें पॉजिटिव चार्ज होती है। एनोड किरणें द्रव्य की बनी होती है। एनोड किरणें विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र से क्या होती है? प्रभावित होती है। एनोड किरणों के लिए E/M विसर्जन नलिका में भरी गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। ये लो, तो इस प्रकार गोल्डस्टीन ने एनोड किरणों की क्या की? खोज लगाई। ठीक है, बाकी मैंने सारी इस प्रोसेस में आपको दो चीज़ समझनी होती है। एक तो कैथोड प्लेट को छिद्रित क्यों किया जाता है, दूसरी बात कि इन पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन की बोलेंगे, H+ को प्रोटॉन की बोल रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो प्रोटॉन ही तो बचेगा। परमाणु के अंदर दो कण होते हैं, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन। एक और मान लो, हालांकि उसको चार्ज से मतलब नहीं है, न्यूट्रॉन उस पर कोई चार्ज नहीं है, उस पर कोई प्लस माइनस नहीं होता, तो उसको तो साइड पर रखो। अब परमाणु के अंदर दो कण है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो प्रोटॉन ही बचा, तो प्रोटॉन पर क्या होता है? प्लस होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन निकल जाने से गैसें किसका व्यवहार करती है? प्रोटॉन का व्यवहार करती है। अगर छिद्र नहीं निकालते तो सारे यहाँ चिपक जाते हो, रिजल्ट 0 आता। आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। ठीक है, नोट्स और सारे वीडियो आपको रेगुलर मिल रहे हैं, तो आप ईमानदारी से अपना काम पूरा करें। इन सभी वीडियो को देख कर इनके नोट्स प्रिपेयर करें। अब जो आगे की क्लास आएगी उसमें हम एटॉमिक मॉडल स्टार्ट कर देंगे कि कौन सा साइंटिस्ट एटम के लिए क्या कहता है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।